सबसे पहले हमारे सामने आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल ये आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं कि ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। यानी कोई भी ट्राइंगल एबीसी हमारे सामने है, इसकी जितनी साइड ए बी है उतनी ही बी सी है, उतनी ही सी है। यानी ऐसा कोई भी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ स्टार लगा के आप लिख सकते हैं ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है। एक और बात इसके अंदर हो सकती है कि जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके क्या है, तीनों एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। और अगर किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल है, यानी जितना ए है उतना ही एंगल बी है, उतना ही एंगल अगर सी है, हमें पता है तीनों एंगल को ऐड करें तो 180 होना चाहिए, और तीनों अगर बराबर हैं तो 180 को 3 से डिवाइड कर लो। इसका मतलब हर एक एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। यानी ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, और ये एंगल भी 60 डिग्री। यानी एंगल्स हमेशा 60 डिग्री के होंगे। साइड हमेशा कुछ भी हो, जैसे ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2, ये भी 2, ये 4 है तो 4 4 4, 5 है तो 5 5 5, 10 है तो 10 10 10, ऐसे एंगल हमेशा 60 डिग्री रहेगा। साइड हमेशा चेंज हो सकती है, किसी ट्राइंगल में 3 3 3 हो सकती है, लेकिन आपस में तीनों साइड इक्वल होंगी और एंगल हमेशा ही 60 डिग्री के रहेंगे। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा भी हमने पढ़ा वैसी प्रॉपर्टीज हम वापस से देख लेते हैं। सबसे पहली बात लिखिए ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, इस पे हम बात कर चुके हैं। ऑल 3 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल टू 60 डिग्री, इस पे भी हम बात कर चुके हैं। क्लियर। आगे देखते हैं। इट इज ए रेगुलर पॉलीगन विथ 3 साइड्स, इसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। पॉलीगन मतलब होता है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होती है, और रेगुलर मतलब होता है जिसकी साइड्स इक्वल होती है। तो ये क्या बन गया, एक रेगुलर पॉलीगन बन गया जिसमें 3 साइड्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी वर्टेक्स से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, to the opposite side bisects it into 2 equal halves. Also the angle of the vertex from where the perpendicular is drawn is divided into 2 equal angles, that is 30 degrees. देखिए क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए मैंने A से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD, यानी ये 90 डिग्री बनाएगा, पहली बात होगी। दूसरी बात ये कह रहा है कि ये इन दोनों साइड को हाफ हाफ भी करेगा, यानी BD इक्वल टू DC भी होगा। और तीसरी बात ये कह रहा है कि ये जो दोनों एंगल हैं ये भी 30-30 डिग्री के हो जाएंगे। यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो मीडियन का भी काम कर रहा है और एंगल बाइसेक्टर का भी काम कर रहा है। यानी वो सामने वाली साइड को हाफ हाफ भी कर रहा है और एंगल को भी हाफ हाफ कर रहा है। क्लियर हो गई ये बात। यानी परपेंडिकुलर तीनों का काम कर रहा है, मीडियन का भी काम कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर का भी काम कर रहा है। क्लियर। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, याद रख सकते हैं आप इस पॉइंट को। आगे चलते हैं। फिर ये कहता है द ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड आर एट द सेम पॉइंट, यानी कि तीनों जहां परपेंडिकुलर मिलेंगे, तीनों जहां पे एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे, वो एक ही पॉइंट होगा, यहां पे कहीं बनेगा। यही पॉइंट इसका ऑर्थो सेंटर होगा, यही पॉइंट इसका सेंट्रॉइड होगा, यही पॉइंट इसका इन सेंटर भी होगा, यही पॉइंट इसका सरकम सेंटर भी होगा। चारों चीजें एक ही जगह पे आएंगी। अभी हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही बात कर रहे हैं, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड कब बनता है, जब 3 मीडियन मिलती है। ऑर्थो सेंटर कब मिलता है, जब 3 परपेंडिकुलर्स मिलते हैं। यानी जो परपेंडिकुलर है वही मीडियन है, इसका मतलब एक ही लाइन है दोनों। इधर से जब हम ड्रॉ करेंगे तब भी दोनों एक ही लाइन बनेगी, इधर से ड्रॉ करेंगे तब भी एक ही लाइन बनेगी। यानी इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही हमारा ऑर्थो सेंटर है, यही हमारा सेंट्रॉइड है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, आगे की क्लासेस में और इसका यूज आएगा आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए क्या कर रहा है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मीडियन की बात कर लीजिए, एंगल बाइसेक्टर की बात कर दीजिए, एल्टीट्यूड की बात कर दीजिए, सभी साइड के लिए सेम रहेंगे। यही मैंने बोला था अभी इस पॉइंट में, ये जो एडी है ये मीडियन का भी काम करेगी, परपेंडिकुलर का भी काम करेगी और एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगी। तीनों काम ये एक ही लाइन कर रही है। जैसा इस पॉइंट में लिखा है ना हमने, ये वाला पॉइंट और
ये वाला पॉइंट, दोनों एक ही बात है, अलग अलग तरीके से कही भी है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये थोड़ा सा लिखा अच्छे से नहीं है, ऐसे लिखते तो आपको और ज्यादा समझ में आता है। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इन्होंने लिख दिया √3a² / 4। थोड़ा दिखने में आपको अजीब लग रहा होगा, ऐसे हम लिखेंगे तो प्रॉपर आपको समझ में आएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3a। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स को ऐड कर लो, a + a + a कितना हो गया? 3a। ऐसे। क्लियर? तो एरिया हमें ध्यान रखना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर और पेरीमीटर होता है इसका 3a। तो बहुत अच्छी बात है, हमने 8 पॉइंट्स देखे हैं और ये जो प्रॉपर्टीज है आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्लास 7th में तो काम आएंगी आएंगी, क्लास 8, 9, 10 तक ही आपके काम आने वाली है। तो इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद रखना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। क्लियर? चल सकते हैं आगे? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे सामने आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है। जनरली हम इसको बनाते हैं, ये ABC कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB = AC हो गया। पहली बात तो यहाँ पे क्या हो गया? AB = AC हो गया। यानी किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे। अब आप कहोगे सर इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी तो दो साइड इक्वल होती है, तीसरी तो होती है, दो तो उसमें भी होती है कम से कम, तो उसको भी हम आइसोसेलेस कह सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। लेकिन ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर नॉट नेसेसरी टू बी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। यानी हर इक्विलेटरल आइसोसेलेस है लेकिन हर आइसोसेलेस इक्विलेटरल नहीं हो सकता। क्लियर? तो यहां पे हमने इतनी सी बात देखी कि दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए तो आइसोसेलेस बन गया। अब अगर दो साइड्स इक्वल है ना, तो उनके जो सामने वाला एंगल है, जैसे AB के सामने एंगल है C और AC के सामने एंगल है B, तो AB के सामने एंगल है C और AC के सामने एंगल है B, तो ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल के, इसको बोलते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी जो इक्वल साइड्स है उनके सामने जो एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो ये दो बातें हमें स्पेशली ध्यान रखनी कि दो साइड इक्वल होंगी और उनके सामने वाले दो एंगल इक्वल होंगे। क्लियर? ये बात हो गई हमारी आइसोसेलेस की। अब इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं हम। देखिए क्या कह रहा है प्रॉपर्टीज में, कह रहा है एज द टू साइड्स आर इक्वल इन दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो द अनइक्वल साइड इज कॉल्ड द बेस ऑफ द ट्राइंगल। यानी ये जो हमने ट्राइंगल बनाया, ये दो साइड्स तो इक्वल होगी, ये जो नीचे तीसरी साइड रह जाती है जो इक्वल नहीं है इन दोनों के, उसको हम क्या बोल देते हैं? बेस बोल देते हैं। तो पहली बात क्लियर होगी, दो साइड तो इक्वल हो गई, जो बच गई तीसरी साइड उसको हम क्या बोलेंगे? बेस ऑफ द ट्राइंगल। चलिए आगे। द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये बात हम कर चुके हैं कि जो इक्वल साइड्स है उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। आगे चलते हैं। The altitude of an isosceles triangle is measured from the base to the vertex topmost of the triangle। यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल का हमें अगर वर्टेक्स निकालना है, देखिए मान लीजिए ये कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC जिसमें ये दोनों बराबर है, इसमें अगर मुझे एल्टीट्यूड निकालनी है तो यहां मैं 90 डिग्री देखूंगा। ये जो AD है, ये जो AD है, ये जो नॉन कॉमन साइड है उस पे परपेंडिकुलर, तो यहां से लेके और जो वर्टेक्स है टॉप मोस्ट वहां तक, बेस से लेके टॉप मोस्ट जो वर्टेक्स है, ये जो डिस्टेंस है ये एल्टीट्यूड होगा हमारा। तो यही बात कह रहा है, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा कि बेस से लेके और जो वर्टेक्स है ऊपर वाली वहां तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा एल्टीट्यूड होगा। नेक्स्ट है, A right isosceles triangle has a third angle of 90 डिग्री। अब राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। ऐसा कब होगा? ऐसा ऐसे होगा। देखिए ये दोनों साइड्स तो बराबर हो गई, ये ABC है, तो राइट एंगल है तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया और ये दोनों बचे हुए कितने हो गए? 45। ये क्या कह रहा है कि अगर राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये इसका बेस बन गया है और सामने की तरफ जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया, इसको आप ऐसे भी बना सकते थे।
ये बेस हो गया, इसके सामने जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अगर ये दोनों साइड बराबर होती हैं, आइसोसेलेस होता है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल की। चलते हैं आगे, मेरे ख्याल से समझ रहे हैं आप लोग, चल सकते हैं आगे, चलिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जल्दी से हेडिंग देखिए, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये कह रहा है कोई ट्राइंगल है हमारे सामने ए बी सी, इसमें कितनी साइड से, जल्दी से बताइए, 3 साइड से, ए बी, बी सी और सी ए। ये क्या कहता है, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी अगर मैं कोई भी दो साइड इसके अंदर ऐड करता हूं, यानी अगर मैं ए बी के साथ ए सी ऐड कर देता हूं, या ए बी के साथ में बी सी ऐड कर देता हूं, या ए सी के साथ में बी सी ऐड कर देता हूं, ऐसे मैंने कोई भी दो साइड ऐड की, मैंने या तो ये दोनों साइड ले ली, या ये दोनों साइड ले ली, या ये दोनों साइड ले ली। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी दो साइड को अगर आप ऐड करते हो तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। ए बी और ए सी को अगर ऐड कर लिया तो ये बड़ा होना चाहिए किससे, बी सी से बड़ा होना चाहिए। इसी तरीके से मुझे बताइए, ए बी और बी सी को ऐड कर लिया तो ये बड़ा होना चाहिए किससे, ए सी से बड़ा होना चाहिए। इसी तरीके से ए सी प्लस बी सी को ऐड कर लिया तो ये ए बी से बड़ा होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है हमारी, इसको ध्यान रखना हमें कि ट्राइंगल की किसी भी दो साइड को अगर मैं ऐड करता हूं तो इनका जो सम है वो जो तीसरी साइड बच गई उससे हमेशा ज्यादा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। ये इक्वल भी नहीं होगा, ध्यान रखना, सिर्फ बड़ा ही होना चाहिए, ना तो इक्वल हो सकता है ना छोटा हो सकता है, ये हम याद रखेंगे। तो क्या याद रखना है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्लियर? चलिए, इसी में एक और बात हम कर सकते हैं, जैसे ऐड करने पे हमेशा तीसरी साइड से बड़ा है, इसको तो हम बोलते हैं सम। इसी तरीके से एक चीज और आती है, ये भी हम यहीं पे सीख लेते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस का क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर मैं किसी दो साइड का डिफरेंस ले रहा हूं कि ए बी और ए सी का डिफरेंस ले लिया, ए बी और बी सी का डिफरेंस ले लिया, ए सी और बी सी का डिफरेंस ले लिया, अगर इन दोनों का डिफरेंस लिया या इन दोनों का लिया या इन दोनों का लिया, जैसे हमने सम किया था तो वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, वैसे ही जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। तो ये छोटा हो जाएगा किससे, इसी से, ये छोटा हो जाएगा किससे, ए सी से, ये छोटा हो जाएगा किससे, ए बी से, और ये हमेशा मोड में रखेंगे, यानी इसकी पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। डिफरेंस का मतलब नेगेटिव वाला डिफरेंस नहीं लेना हमें, जो भी डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव मान के चलना है इसे। तो सम करेंगे तो तीसरी साइड से बड़ा, डिफरेंस करेंगे तो तीसरी साइड से छोटा। ये दो प्रॉपर्टीज है, दोनों प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, पहली सम वाली और दूसरी हमारी डिफरेंस वाली। इन दोनों को अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं सिखाऊंगा आगे, अभी सिर्फ इसको याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है? चल सकते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल आ गया हमारे सामने, ये कहता है इज देयर ए ट्राइंगल whose sides have length of 10.2, 5.8 and 4.5। चलिए देख लेते हैं, हम इसको दे देते हैं। मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ABC, इसमें AB की वैल्यू है 10.2, इसकी वैल्यू है 5.8 और इसकी वैल्यू है 4.5। कह रहा है क्या ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है क्या? तो ट्राइंगल पॉसिबल करने के लिए हमने क्या कहा, किसी भी दो साइड को ऐड करो वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली दोनों साइड्स को ऐड कर लेंगे। क्या ट्रिक क्या है हमारे पास, जो सबसे छोटी दो साइड से उनको ऐड कर लो। तो मैंने क्या किया, मैंने BC प्लस AC को जोड़ा, तो देखिए कितना आ गया, 5.8 प्लस 4.5, दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया ये, 8 और 5 13, 9 और 1 10, ये तो आ गया 10। और ये दोनों ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, तीसरी जो साइड है AB से बड़े होने चाहिए, और तीसरी साइड हमारी क्या है 10.2। क्या ये दोनों 10.2 से बड़े हैं क्या, देखिए
इन दोनों का सम आया 10.3 और इन दोनों का सम आया, मतलब इसका सम आया 10.2। क्या 10.3 10.2 से बड़ा होता है? क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है, 10.3 तो 10.2 से बड़ा है। इसका मतलब ये कंडीशन सही है। सही है तो हम कह सकते हैं, देखो मैंने सबसे छोटी दो को चेक क्यों किया, अगर मैं इन दोनों को चेक करता तो ये खुद ही इससे बड़ा है, इसमें ये ऐड करूंगा तब भी बड़ा ही रहेगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये खुद ही इससे बड़ा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो बड़ा ही रहेगा। इसलिए ट्रिक क्या, हमेशा सबसे छोटी वाली दो को ऐड कर लो, अगर वो बड़ी वाली से बड़ी आ रही है इसका मतलब तो ट्राइंगल हमारा बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम क्या लिखेंगे, तो सम वाली बात तो यहाँ पे प्रूव हो गई। डिफरेंस वाली और चेक कर लेते हैं। डिफरेंस में हम क्या करेंगे कि सबसे बड़े और सबसे छोटे का डिफरेंस ले लो आप। डिफरेंस हमने कहा था तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए, तो हम डिफरेंस ले लेते हैं। देखिए डिफरेंस में सबसे बड़ा कौन है 10.2, सबसे छोटा कौन है 4.5। ये जो डिफरेंस है ये छोटा होना चाहिए किससे, तब तीसरी साइड से 5.8 से। ये ऊपर वाली बात अलग होगी, इसको बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी साइड है 10.2, सबसे छोटी साइड है 4.5, दोनों का डिफरेंस लिया, इससे कम आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 10.2 में से 4.5 माइनस करोगे ये आ गया 5.7। क्या 5.7 5.8 से छोटा होता है? क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। तो ये वाली कंडीशन भी सही है, ये वाली कंडीशन भी सही है, तो हम क्या लिख देंगे, यस दिस ट्राइंगल इज पॉसिबल। ये ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम वाली बात भी सही है, डिफरेंस वाली बात भी सही है, तो ट्राइंगल बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इनमें से एक भी कंडीशन गलत हो जाती तो हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्लियर हो गई ये बात? तो एक एग्जांपल से समझाया आपको मैंने। ट्रिक याद रखना कि जब सम की बात कर रहे हैं तो सबसे दोनों छोटी साइड्स को जोड़ लो, और डिफरेंस की बात करें तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस ले लो। इससे क्या आपको एक ही बार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अदरवाइज सम की बात करेंगे तो पहले इन दोनों को जोड़ के इससे बड़ा दिखाओ, इन दोनों को जोड़ के इससे बड़ा दिखाओ, इन दोनों को जोड़ के इससे बड़ा दिखाओ। सेम काम आपको 3 बार करना पड़ेगा, पर ये ट्रिक लगाओगे तो आपको ये काम एक बार ही करना। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए एक और एग्जांपल है। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 6 and 8, between which two numbers can length of the third side fall। कह रहा है कि किन दो के बीच में तीसरी साइड आनी चाहिए। हम लिखेंगे लेट द थर्ड साइड बी एक्स। तीसरी साइड को आप एक्स मान लीजिए, तो आपका ट्राइंगल क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा 6, 8 और एक्स वाला ट्राइंगल बनेगा। तो हमें पता है सम और डिफरेंस का फंडा क्या है। इसको देखिए हम ऐसे लिखेंगे, सम की बात कर लेते हैं। तो सम के हिसाब से क्या होना चाहिए, 6 + 8 जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, x से। और डिफरेंस की बात क्या है कि 8 - 6 जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, x से। ये अलग अलग प्रॉपर्टी लिखी है। अगर आपको ये अलग अलग में कंफ्यूजन हो जाए तो उसका तरीका भी मैं बताऊंगा, लेकिन बाद में बताऊंगा। तो अभी हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व किया तो 14 से बड़ा होना चाहिए x, सॉरी 14 जो है वो x से बड़ा होना चाहिए, यानी x की वैल्यू जो है वो 14 से कम होनी चाहिए। इसको ऐड, इसको डिफरेंस ले तो कितना आएगा 2, यानी x की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ ये कहता है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ ये कहता है x की वैल्यू 14 से छोटी होनी चाहिए। इन दोनों से रिजल्ट क्या मिला, बीच में लिख दो x, और x जो है वो 2 से बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो एक तरीका तो है इसको ऐसे सॉल्व करने का, दूसरा डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको ऐसे करना है कि बीच में x लिख देना है, ऐसे कर देना है, यहां लिख देना है सम और यहां लिख देना है डिफरेंस, ऐसे। तो इस तरीके को अगर आप याद कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। बीच में x लिख दो, राइट साइड में सम लिख दो, लेफ्ट साइड में डिफरेंस लिख दो। सम और डिफरेंस किसका कर रहे हैं हम, बची हुई दो साइड्स का। तो देखो 6 और 8 का सम करो, कितना आ गया
ऐसे, और 6 और 8 का डिफरेंस ले लो, कितना आ गया, ऐसे, ये आ गया 2 से बड़ा होना चाहिए और 14 से छोटा होना चाहिए। ये हमारा आंसर। ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, और अलग अलग करके देन रिजल्ट निकाल लो, ये भी आपकी मर्जी। मेरे ख्याल से आपको ये ज्यादा अच्छा लगेगा। आप इस फंडे पे जाइए। आपको क्या करना है कि जब भी वो कहे कि तीसरी साइड कहाँ आनी चाहिए, बीच में एक्स लिखो, एक तरफ सम ले लो, एक तरफ डिफरेंस ले लो। ये साइन ध्यान रखना, बड़ा वाला सम बड़ा होता है तो उधर जाएगा, डिफरेंस छोटा है तो इधर आ जाएगा। ऐसे करके सॉल्व करोगे तो 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपके 100% आएगा। क्लियर?